नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका इकोनॉमिकम में। ये पसंदीदा साप्ताहिक कार्यक्रम जिसमें अंशुमान जी लेकर आते हैं और हर हफ्ते अर्थात की एक नई किश्त, कोई एक नया विषय होता है जिसकी हम गहराई तक जाते हैं। आज का विषय क्या है ये जानेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से अर्थात पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कौन कौन से पड़ाव आएंगे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले अर्थात की बात होगी, उसका विषय मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद आपके सवाल जवाब होंगे। सवाल जवाब के बाद हम आपको बताएंगे इनकम की बात, और इनकम की बात के बाद होगा अंतिम चरण हमारा, जो होती है कोई किताब या वेब सीरीज, जो अंशुमान जी से जानेंगे। शुरुआत करते हैं आज के अर्थात की। आज का अर्थात दरअसल इसके तार जुड़े हैं आज से 5 महीने पहले हमने जो एक अर्थात किया था उससे। 5 महीने पहले हमने आपको बताया था कि इतना खौफ क्यों है भाई। ये हमारा, जिसका आप ये थंबनेल इस समय देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा एक इकोनॉमिकम था जिसका शीर्षक ये था कि इतना खौफ क्यों है भाई। और यहाँ बात हुई थी एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। और इसमें हमने आपको कई उदाहरण देके कई तरीके से बताया था कि इतने खौफजदा दुनिया आखिर है क्यों। अब इसको काबू करने के लिए क्या हो रहा है दुनिया भर में, आज चर्चा इसकी करेंगे। काबू करने की ज़रूरत थी, ये हमने वहाँ तक बताया था। अब काबू कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या पूरी दुनिया में घट रहा है, अटलांटिक के दोनों ओर क्या घट रहा है, एशिया में क्या घट रहा है, ये सब कुछ आज आपको बताने के लिए हम आए हैं इस अर्थात को लेकर। शुरुआत अंशुमान जी कर रहे हैं ब्रिटेन के एक पार्क की। वहाँ चलते हैं और वहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि एआई की पूरी चर्चा इस पार्क से क्यों हो रही है। इकोनॉमिकम के इस संस्करण में आपका स्वागत है। शुभम ने आपको बताया कि हमने इससे पहले जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा की थी तो आपको बताया था कि दुनिया के वैज्ञानिकों ने, खासतौर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वालों ने, सरकारों को एक चिट्ठी लिखी, उसमें खतरे बताए और भयानक खतरे थे। और उसके बाद पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष, खासतौर से पश्चिमी देशों के प्रमुख, अपने सारे काम धाम छोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस पूरी दुनिया को संभालने और कानूनों के दायरे में लाने की कोशिश में लग गए। बेहद तरह तरह के खौफ इसके साथ थे। उसमें कई सारे खौफ स्पष्ट रूप से सामने दिखने लगे जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। इसी दौरान काफ़ी सारे घटनाक्रम पूरी दुनिया में हुए और उन घटनाक्रमों के क्रम में अब हम उस किश्त के अगले चरण पर आ गए हैं जहां शायद शुभम दुनिया में किसी भी एक चीज़ के लिए इतनी जल्दी कानून नहीं बने होंगे। किसी भी वैज्ञानिक आविष्कार के लिए चैट जीपीटी को आए हुए साल भर भी नहीं हुआ, कानून की तैयारी 1 साल के भीतर शुरू हो गई और दुनिया के कई देशों ने कानून बना लिए, तैयारी कर ली और अब कानूनों को लेकर तमाम किस्म की जद्दोजहद शुरू हो गई। ऐसा खौफ अपने ही बनाए हुए आविष्कार को लेकर नहीं देखा गया। इससे पहले जिस एक वैज्ञानिक आविष्कार को लेकर पूरी दुनिया में इतना आतंक था वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी और उसके लिए भी एक बम विस्फोट हुआ और उसके बाद हिरोशिमा के बाद दुनिया के देशों ने उसकी तैयारी शुरू की। पर जिस पार्क का जिक्र किया शुभम ने, वो पार्क इसलिए महत्वपूर्ण था कि ये घटना पिछले 2 हफ्ते पहले की ही है। और अगर आप सूचना तकनीक की दुनिया से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया से राबिता रखते होंगे तो आपको इस पार्क का नाम जरूर सुनने में आया होगा। हुआ ये कि इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध चल रहा था और कई तरीके की सुर्खियां बन रही थी तो ब्रिटेन के ब्लेचली पार्क में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। यहाँ दुनिया के 28 देशों के मुखिया मौजूद थे, जिसमें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी थी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, यूरोपीय कमीशन के चेयरमैन उर्सुला वान डेर थी, एलन मस्क थे और दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक और आईटी कंपनियों के प्रमुख, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के प्रमुख आए ब्लेचली पार्क में जुटे थे। इनके सबके हाव भाव, इनके सबके बयान, उसका जो प्रसारण हो रहा था, बातचीत, एक अजीब तरीके के खौफ से भरे थे। इनको ये लग रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम की कोई ऐसी चीज़ बना ली है हमने जिस पर नियंत्रण करना बेहद ज़रूरी है। इस बैठक में क्या हुआ, इससे पहले एक दिलचस्प किस्सा ब्लेचली पार्क का, कि आखिर ये सारे लोग ब्लेचली पार्क में ही क्यों जुटे थे। लोगों को ये डर था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर खतरा है, लेकिन पूरी दुनिया एक साथ एक झंडे के नीचे आकर अलग अलग तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून बनाने की कोशिश करेगी। एक बड़ा डिक्लेरेशन जारी किया गया, उसमें भारत भी शामिल था। ब्लेचली पार्क के उस डिक्लेरेशन में एक बड़ा डिक्लेरेशन जारी किया दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों ने कि क्या करना चाहिए, क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे संभाला जाए। इस पर हम आगे बात करेंगे। पर ब्लेचली पार्क का सिग्निफिकेंस, ब्लेचली पार्क का जो प्रतीक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। ब्लेचली पार्क दरअसल वो जगह थी जहाँ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पहले सूत्र की शुरुआत होती थी और इसलिए
प्रायोगिक तौर पर या प्रतीकात्मक तौर पर भी दुनिया के सारे देशों के लोगों को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसी ब्लेचली पार्क में बुलाया था। सर, इतिहास से भी कोई रिश्ता इस ब्लेचली पार्क का जुड़ता है क्या? बेहद महत्वपूर्ण रिश्ता है और ये ब्लेचली पार्क अपने आप में एक बड़ा अनोखा केंद्र है। दरअसल लोग ये मानते हैं कि हिटलर को हराने में अमेरिका की सेना का बड़ा योगदान था। लोग ये मानते हैं कि हिटलर को हराने में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की कूटनीति का बड़ा योगदान था, पर ऐसा नहीं था। दरअसल 1940 की शुरुआत से नाज़ी सेना जंग हारने लगी थी, हिटलर जंग हारने लगी थी। नाज़ीज़ की वजह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 1939 तक नाज़ी सेना अविवादित रूप से पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सेना थी। जहां वो हमला करती थी उसे कब्जा कर लेती थी। ब्रिटेन लगभग इस स्थिति में था कि हिटलर कभी भी कब्जा करके हमला करके ब्रिटेन पर कब्जा कर सकता है। सबसे पहले नाज़ी सेना के लिए समुद्र का मोर्चा टूटा। अटलांटिक महासागर में नाज़ी सेना की जो सबमरीन्स थी, जिनको यू बोट्स कहा जाता था, उन्होंने आतंक मचा रखा था। इन्हें हिटलर के सी वोल्फ कहा जाता था, इन्हें समुद्री भेड़िए कहा जाता था। मित्र देशों की सेनाओं के जितने जंगी जहाज थे वो इन यू बोट्स के हमलों से पस्त हो चुके थे और वो यूरोप की तरफ बढ़ नहीं पाते थे। अटलांटिक में ये यू बोट्स टहलती थी और इनके हमलों से जंगी जहाज ध्वस्त हो जाते थे और हिटलर को निर्णायक बढ़त मिलती रहती थी। अचानक हुआ ये कुछ कि 1940 के आसपास इन यू बोट्स के निशाने चूकने लगे। यू बोट्स ने के मूवमेंट से पहले ही मित्र देशों के जंगी जहाज यूरोप के तटों तक पहुंचने लगे। अब जैसे ही एलाइड फोर्सेस के जहाज पूर्वी यूरोप के तटों पर पहुंचे, वैसे ही वहां हमले का तौर तरीका बदल गया और नाज़ी सेना पर सीधे हमले शुरू हो गए। इसके बाद उत्तर अफ्रीका में हिटलर को बड़ा झटका लगा जब मित्र सेनाओं ने धावा किया और हिटलर जान नहीं पाया और उत्तर अफ्रीका का मोर्चा हिटलर हार गया। इसके बाद फिर ऑपरेशन बारबारोसा, जो कि बहुत फेमस ऑपरेशन था, रूस पर हिटलर ने धावा किया और रूस के ट्रैप में फंसकर नाज़ी सेना बुरी तरह हार गई। और इसके बाद फिर अंतिम जो लड़ाई, जो डी-डे इन्वेजन के नाम से जानी जाती है, जो 6 जून 1940 को शुरू हुई थी, जहाँ से हिटलर के पतन की शुरुआत होती है, जहाँ मित्र सेनाओं ने बड़ा हमला किया था। तो सच्चाई यह है कि शुभम की हिटलर की हार ना तो चर्चिल की कूटनीति की वजह से हुई, ना आइजनहावर की जंगी ताकतों से हुई, ना सैन्य से हुई और ना स्टालिन की अपनी दमखम से हुई। दुनिया के इतिहास की अनोखी घटना थी कि हिटलर एक गणितज्ञ की वजह से हार गया, एक मैथमेटिशियन की वजह से हार गया। और ये बेहद रोचक और रोमांचक घटना है जो ब्लेचली पार्क से शुरू होती है। और इस गणितज्ञ का नाम था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग ने पोलैंड और फ्रांस की मदद से नाज़ी सेना का जो कुख्यात एनिग्मा कोड था उसको डिकोड कर लिया था। नाज़ी सेना की रणनीति की जान था एनिग्मा कोड। पूरे यूरोप में और यूरोप से लेकर अफ्रीका तक नाज़ी सेना अपने रणनीतिक मूवमेंट्स के लिए इस एनिग्मा कोड का इस्तेमाल करती थी। इस कोड का ट्रांसफ़र एक सेना के केंद्र से दूसरे सेना के केंद्र के बीच किया जाता था। इतना कठिन और अचूक कोड था ये कि नाज़ी सेना जब जहाँ चाहती थी जैसे हमले करती थी और मित्र देशों की सेनाओं को पता नहीं चल पाता था कि क्या होने वाला है। और यही सबसे बड़ी ताकत थी हिटलर की, इस एनिग्मा कोड की, जिसके कारण उसने लंबे समय तक पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों पर हमला किया, यूरोप को अपने नियंत्रण में और बंधक में रखा। और तमाम सैन्य ताकतों के बावजूद जर्मन सेना की जो तैयारियां थीं और उसके जो अचूक हमला करने की रणनीति थी, उसके रहस्य मित्र देशों की सेनाओं को पता नहीं चल पाते थे। यही माना जा रहा था कि यही वो कोड है जिसकी छाया में हिटलर फाइनल हमले की तैयारी में था, जो ब्रिटेन पर होने वाला था 1940 के आसपास, जिसको लेकर चर्चिल बेहद आतंकित थे। हुआ ये कि एलन ट्यूरिंग को इसी ब्लेचली पार्क में ब्रिटेन का जो कोड ब्रेकिंग सेंटर था उसका मुखिया बनाया गया। ब्लेचली पार्क में ब्रिटेन का एक जासूसी केंद्र था, एक स्पाई सेंटर था और वहीं पर नेशनल कोड ब्रेकिंग सेंटर था, जहां पर एनिग्मा कोड और इस तरीके के जो कोड्स थे उनको ब्रेक किया जाता था, जिनके जरिए सेनाएं आपस में संवाद करती थी। ब्लेचली पार्क लंदन से करीब 70 किलोमीटर दूर है। बेहद रहस्यमय, बेहद दिलचस्प जगह है ब्लेचली पार्क। एलन ट्यूरिंग ने यहाँ एनिग्मा कोड को तोड़ने की मशीन बनाई। हालांकि एनिग्मा कोड को तोड़ने की एक कोशिश पोलैंड में हो चुकी थी पहले, उसकी कुछ जानकारियाँ ब्रिटेन के पास आई थी, थोड़ी बहुत कोशिशें फ्रांस में भी हुई थी, पर फ्रांस हिटलर के सामने ध्वस्त हो गया था और हिटलर के नियंत्रण में आ गया था। एलन ट्यूरिंग ने नाज़ी एनिग्मा कोड तोड़ने की मशीन बनाई जिसका नाम था बॉम्ब। उस मशीन का नाम था बॉम्ब। और जैसे ही मशीन बनी, इसके बाद
पूरे के पूरे दूसरे विश्व युद्ध का पासा पलट गया। 1940 के आसपास ये मशीन बनकर तैयार हुई और उसके बाद हिटलर के सारे एनिग्मा कोड खुलने लगे, टूटने लगे और 2 साल के भीतर, सिर्फ 2 साल 3 साल के भीतर हिटलर जगह जगह हारने लगा और फिर फाइनली 1944 में हिटलर के पर निर्णायक हमला हुआ और हिटलर और आतंक और उसका आतंक खत्म हुआ। इसी ब्लेचली पार्क में एलन ट्यूरिंग ने वो नाज़ी एनिग्मा कोड तोड़ने की मशीन बनाई थी। लोग ये मानते हैं कि अगर एलन ट्यूरिंग ना होते तो शायद ब्रिटेन भी हिटलर का गुलाम हो गया होता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ब्लेचली पार्क का जो रिश्ता है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एलन ट्यूरिंग ने यही काम करते हुए दुनिया में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात शुरू की थी और एक शोध पत्र लिखा था। 1950 में उनका पेपर आया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, जिसे शुरुआती अध्ययन, संगठित अध्ययन माना जाता है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे मशीनें स्वयं विचार कर सकती हैं, अपने फैसले खुद ले सकती हैं, उनकी इंटेलिजेंस खुद डेवलप हो सकती है। और उन्होंने मशीनों का इंटेलिजेंस टेस्ट करने के लिए परीक्षण करने के लिए एक प्रक्रिया बताई थी, एक परीक्षण बताया था जिसका नाम ट्यूरिंग टेस्ट कहा जाता है। वो आज भी कई जगह इस्तेमाल होता है। और इसी ब्लेचली पार्क में, इसीलिए इस ब्लेचली पार्क में पूरी दुनिया के सियासी नेता और तकनीकी विशेषज्ञ जुटे थे, जो यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ से इस कोड ब्रेकिंग सेंटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात शुरू हुई थी एलन ट्यूरिंग के साथ, वहीं उन्होंने बातचीत की और चर्चा शुरू की। और जो साइडलाइंस से बातचीत निकल कर आ रही थी, जो परोक्ष रूप से चर्चाएं सुनकर आ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो सब ये कह रहे हैं, अरे हमने क्या कर दिया, ये सब क्या हो गया, हमने क्या बना दिया। इसके बाद एक घोषणा पत्र जारी हुआ और इस घोषणा पत्र का लब्बो लुआब या जो मुख्य बात थी कि AI तो बन गया है, ये हमें गुलाम बना ले, इससे पहले हमें इसे काबू करना होगा। बिल्कुल। लेकिन सर, ये इतना खौफ क्यों है? अगर आप देखें AI को लेकर पूरी दुनिया में चिट्ठी भी आई थी और बड़े बड़े लोग, ऐसे लोग जो एलन मस्क जैसे लोग हैं, जो खुद इतने ज़्यादा अग्रणी माने जाते हैं हर टेक्नोलॉजी को लेकर, वो भी AI से इतने खौफजदा क्यों हैं? एलन मस्क इस ब्लेचली पार्क की मीटिंग में भी थे और उन्होंने भी वही सारी बातें कही जो उस चिट्ठी में कही गई थी। और उन्होंने भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अपने तरह से जो पूरे वैज्ञानिक समुदाय के भीतर डर हैं, उन्हें बहुत बड़े स्पष्ट रूप से सामने रखा। इसलिए ब्लेचली पार्क की मीटिंग खासी महत्वपूर्ण थी। ये बात सही है कि पिछले 200 सालों में किसी एक तकनीक को लेकर इतना खौफ कभी नहीं देखा गया और खासतौर से सरकारों के स्तर पर इतना खौफ कभी नहीं देखा गया। और ये खौफ ऐसे सनसनीखेज नतीजे लेकर सामने आ रहा है कि आपको देखकर हैरत होगी। पिछले 1-1.5 साल के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में आविष्कारों और सरकारों के बीच में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ है। एक तरफ आविष्कार हो रहे हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नई सुविधाएं आ रही हैं, और दूसरी तरफ सरकारों को ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जो अचानक उनके लिए बेहद बड़ा संकट बनकर आ जाएगा। चिट्ठी तो आपको शुभम ने जिक्र कर ही दिया। चिट्ठी के बारे में हमने आपको बताया था जिसमें लिखा गया था कि AI बेहद खतरनाक है, इससे लोगों की निजता खत्म हो जाएगी, लोकतंत्र चौपट हो जाएंगे, मशीनों को हम सारा काम करने का अधिकार देंगे। हमने आपको उदाहरण के साथ बताया था कि AI की मदद से कैसे समाज में झूठ फैलाने वाली, भेदभाव वाली मशीनें तैयार कर ली गई हैं, कैसे फेस रिकॉग्निशन की तकनीकें नस्लवादी हो गई हैं। नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री है कोडेड बायस, जिसका जिक्र हमने आपको पिछली बार उसमें किया था, उसे आप देख सकते हैं। अमेरिका के लॉस एंजल्स के पुलिस डिपार्टमेंट में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम लगाया जो अपराधियों की पहचान में अश्वेतों को ही निशाना बनाता था डेटा के साथ, क्योंकि मशीन खुद ऐसा डेटा क्रंच करती थी जिसमें अश्वेत लोग ही लक्ष्य बनते थे। जेंडर बायस, कई सारी कंपनियों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में जेंडर बायस आ गया जिसमें वो महिलाओं के साथ भेदभाव करते थे। चीन में डिजिटल पुलिसिंग की बात थी। ये सारी बातें हमने उस कार्यक्रम में बताई थी, जिसे आप दोबारा जाकर देख सकते हैं, तो आपको इसका संदर्भ पता चल जाएगा। पर सबसे बड़ा खौफ इस समय पैदा हुआ 2 युद्धों से। 2 युद्ध हमारे सामने हैं। इतिहास के हाल फिलहाल के दशकों में ऐसा नहीं हुआ जब 2 बड़े युद्ध एक साथ पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हों। यूक्रेन के युद्ध में ड्रोन और सैटेलाइट और AI के इस्तेमाल से सीधे क्रेमलिन पर हमला हुआ, जो हमें याद है, और जब बड़ा लोमहर्षक हमला था। और उसके बाद दुनिया को ड्रोन्स की, AI की, इसकी ताकत के बारे में पता चला। पिछले वाले एपिसोड में हमने उसके बारे में भी बताया था कि वो ऐसे हथियार हैं जिन हथियारों पर अभी ना तो नियम बने हैं, ना किसी सेना का नियंत्रण है। अब इजराइल हमास युद्ध में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
की एंट्री हुई। अब जिस तरीके की सूचनाएं इजराइल से निकल कर आई रक्षा विशेषज्ञों के जरिए, उससे पता चला कि इजराइल की जो मिलिट्री है, जो IDF है, वो इंटेलिजेंस के ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल कर रही है और गाज़ा पर निशाना लगा रही है। दुनिया के सारे रक्षा विशेषज्ञों में इस बात की चिंता थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक खुला इस्तेमाल है जो युद्ध में इजराइल की तरफ से शुरू हुआ है, और इजराइल इसके बारे में नियम बनने से पहले ही कि इन हथियारों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, किस पर किया जाएगा, इस पर नियम बनने से पहले ही इसे जंग के मैदान में ले आया है। अब डर का आलम इसलिए ज़्यादा बड़ा है क्योंकि ये पहली बार, एक और महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है, कि पूरी दुनिया में पहली बार ऐसा ये युद्ध है जिसमें दोनों में प्राइवेट मिलिशिया लड़ रहा है, निजी सेनाएं लड़ रही, सरकारों के साथ या सरकारों के पैरेलल प्राइवेट मिलिशिया भी लड़ाई लड़ रहा है। हमने रूस और यूक्रेन युद्ध में वैगनर की आर्मी की लड़ाई देखी, जो कि रूस की सेना के साथ लड़ रहा था, प्राइवेट मिलिशिया था। और इस इजराइल अरब युद्ध में हमास, हिजबुल्लाह, हूती जैसी प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट सेनाएं लड़ रही हैं, जहां जिनका मुकाबला सरकारी सेनाओं से, सॉवरेन सेनाओं से हो रहा है। डर इस बात का यह है कि अगर तकनीकें बन चुकी हैं और पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं और सबके पास उपलब्ध हैं, तो ये तकनीकें इन प्राइवेट मिलिशिया के पास पहुंचते हुए देर नहीं लगेगी। जब इनके पास दुनिया के सबसे अच्छे रॉकेट्स पहुंच सकते हैं, जब इनके पास दुनिया के सबसे अच्छे टैंक्स और सारे हथियार पहुंच सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तकनीकें, युद्ध की तकनीकें इनके पास पहुंचते देर नहीं लगेगी। और इसलिए ब्लेचली पार्क की जो मीटिंग थी वो इन दो युद्धों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के खौफ के साया में हुई थी। तो अब सर, काबू करने की बात के लिए ये जुटान हुई, ब्लेचली पार्क का अंशुमान जी ने जिक्र किया, इतिहास में ये कितना इंपॉर्टेंट पार्क है ये बताया। अब समझना ये ज़रूरी है कि दुनिया के कौन से हिस्से में AI को लेकर नियम, कायदे, कानून बनने हैं। अब तक की जो स्थिति है वो ये है कि बड़े देश, पश्चिमी देश, अमेरिका कोई नियम बनाता है, दुनिया उसे फॉलो करती है। सर, इस बार भी क्या ये जो कानून बन रहे हैं इसमें अमेरिका ही अगुवा है? अमेरिका कानूनों को लेकर खासी दिलचस्प जद्दोजहद है। यह भी बेहद रोमांचक मुकाबला है कानूनों का। ऐसा लगता है जैसे कि कोई T20 का या मैच का मुकाबला चल रहा है दुनिया के देशों के बीच में। सारे काम धाम छोड़कर दुनिया की सरकारें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून बनाने में एक दूसरे को पछाड़ने में लगी हुई हैं। एक तरफ ये बात हो रही है, शुभ हम बताएंगे आपको, कि एक तरफ ये बात हो रही है कि दुनिया में सहमति बने, और दूसरी तरफ ये भी कोशिश है कि हमारा कानून सबसे पहले आ जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। हुआ ये कि ब्लेचली पार्क की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि ब्लेचली पार्क में ऋषि सुनक ने इस बैठक के जरिए यह बताने की कोशिश की कि भाई, इससे पहले दुनिया के सारे देश अपने अलग अलग AI कानून बना लें, एक साथ मिलकर एक कानून बना लिया जाए। इसलिए ब्लेचली पार्क की बैठक हुई। इससे पहले तक दुनिया की 3 प्रमुख ताकतें कानून बनाने के मामले में, कानून की तैयारी में काफ़ी आगे बढ़ चुकी थी। अमेरिका की सरकार कानून नहीं बना सकी क्योंकि अमेरिका में राजनीति बुरी तरह विभाजित है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच में सरकारें आपस में अपने कामों में उलझी हुई हैं और चुनाव आने वाले हैं, तो राज्य सरकारों के पास AI के इस्तेमाल को लेकर नियम बनाए गए हैं। पर अमेरिका में व्हाइट हाउस के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डर कितना ज़्यादा है और अमेरिका के सिस्टम में डर कितना ज़्यादा है। अमेरिका की कांग्रेस से रिसर्च पेपर आए हैं। अमेरिका में कई सारे जो सीनेट मेंबर हैं वो इस तरीके के अभियान चला रहे हैं कि थोड़े दिन बाद हथियारों पर हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा, हथियार खुद अपने हिसाब से अपने आप को संचालित करने लगेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने सब देखते हुए अपने अधिकारों के तहत, राष्ट्रपति बाइडेन के जो अपने एग्जीक्यूटिव पावर हैं उसके जरिए एक बड़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया करीब एक पखवाड़े पहले। इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए संसद को किनारे रखकर, संसद में जब कानून बनेगा तो बनेगा, राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कानून कैसे बनेंगे इनका पूरा खाका लंबे उस ऑर्डर में तय कर दिया है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाने वाली कंपनियों की एक बैठक बुलाई थी अपने यहाँ व्हाइट हाउस में, जिसमें काफ़ी सख्त सवाल उनसे पूछे गए थे। इसके बाद अब नए नियम सामने आए हैं। इस ऑर्डर में लंबा ऑर्डर व्हाइट हाउस ने जारी किया है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे नए कंपनियों को अपनी हर शोध की जानकारी सरकार को देनी होगी कि वो क्या रिसर्च कर रही हैं। इस ऑर्डर में यह भी बताया गया है कि लोगों की निजता के लिए, सुरक्षा के लिए, फेक न्यूज़ के लिए, सूचनाओं के लिए किस तरीके के नियम बनाए जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लागू किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह कि अमेरिका में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी है वो एक ब्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बनाया जाए इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस सिस्टम में ये तय किया जाएगा कि AI की प्रणालियां कोई कंपनी अगर या कोई सर्विस बना रही है तो कितनी विश्वसनीय है, कितनी भरोसेमंद है, और उसके भरोसेमंद होने के नियम तय किए जाएंगे। यानी AI की पूरी प्रक्रिया कुछ नए स्टैंडर्ड्स के तहत लाई जाएगी, ऐसी तैयारी है। और ये माना जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से सबसे बेहद बड़ा और व्यापक नियमों का ढांचा तय हो रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अमेरिका ने सबसे जल्दी फैसला कर लिया तो ठहरिए। यूरोपीय समुदाय ने अप्रैल 2021 में ही कानून बनाने पर काम शुरू कर दिया था।
मगर कानून अभी बन नहीं पाया क्योंकि यूरोप में कई सारी सरकारों को बैठकर एक साथ फैसला लेना पड़ता है। यूरोप की कोशिश ये है कि एक बड़ा व्यापक कानून बनाया जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाए, एआई के सारे पहलू समेटे जाएं, एआई सिस्टम पर काम करने वालों की जिम्मेदारी तय की जा सके, एआई के इस्तेमाल से होने वाले नुकसानों की भरपाई के लिए कंपनसेशन की व्यवस्था की जा सके। इन सब जद्दोजहद में यूरोपियन यूनियन के जो कानून निर्माता हैं वो उलझे हुए हैं। आपने 3 ताकतों का जिक्र किया कि 3 ताकतें आगे बढ़ रही हैं। एक अमेरिका हो गई, दूसरी यूरोपियन यूनियन हो गई, तीसरी ताकत कौन सी है? चीन। और सच ये है कि चीन ने इस मामले में बाजी मार ली और इसलिए भी ब्लेचली पार्क की बैठक में वो खौफ साफ दिखाई दिया। अमेरिका के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में भी वो असर दिखाई दिया। अमेरिका और ईयू की सरकारें जब तक अपनी व्यवस्था के तहत कानून बनाने पर आगे बढ़ती, तब तक चीन ने अपने नियमों को तय करते हुए एआई डेवलपमेंट और एआई गवर्नेंस के सारे नियम तय कर दिए और बना भी दिए। और इसके बाद अमेरिका और यूरोप में खासी सनसनी फैल गई क्योंकि कानून तो पूरी दुनिया को मिलकर बनाने थे। चीन ने पहले ही एआई के स्टैंडर्ड्स और नियम तय कर दिए। इसका मतलब ये कि चाइना में काम करने वाली कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज बनाएंगे तो उसको चीन के नियमों के तहत बनाना होगा और फिर वहाँ से फिर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होंगे तो वहाँ भी चीन के नियम लागू होंगे। ये सबसे बड़ी गुत्थी। तो चीन ने क्या किया, चूँकि चीन का बनाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन इलेक्ट्रॉनिक्स का दिग्गज है, तकनीक का सुपर पावर है। दुनिया की सारी तकनीकी कंपनियां किसी न किसी तरह से चीन में काम कर रही हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी ऑटोमोबाइल में आ रहा है, मोबाइल तकनीकों में आ रहा है, कंप्यूटर हार्डवेयर्स में आ रहा है। तो वो जो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो चीन में बनेंगे और चीन के स्टैंडर्ड और चीन के नियमों के तहत बनेंगे। इसलिए दुनिया में ज़्यादा खौफ था। चीन ने सबसे व्यापक नियम बनाए जो अभी यूरोप और अमेरिका के पास उस तरीके के नियम नहीं। दरअसल 2017 में चीन ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट का एक प्लान तैयार किया था। तब तक दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें थोड़ा सा फैंटेसी के मोड में सुन रही थी, जिसमें लक्ष्य था कि 2030 तक चीन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना होगा। ये प्लान जारी किया गया था। 2021 में चीन का जो साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एल्गोरिदमिक रिकमेंडेशन के नियम तय कर दिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम्स हैं वो कैसे किसी रिजल्ट को रिकमेंड करते हैं, ये इस सिस्टम की जान होता है। तो जो एल्गोस कैसे काम करते हैं, उनके काम करने का तरीका है। एल्गोस से अगर आपने कोई सवाल पूछा तो वो जानकारी निकाल कर सिस्टम से किस पैटर्न में आपके सामने लेकर आएंगे, यहीं से सब कुछ शुरू होता है, यहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। 2021 में चाइना ने इसके लिए अपने नियम तय कर दिए कि एल्गोरिदमिक रिकमेंडेशन का सिस्टम और पैटर्न्स कैसे काम करेंगे। इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बुनियादी संचालन था उस पर स्टैंडर्ड बन गए चीन में। 2022 में चीन एक और कदम आगे बढ़ा और चीन ने डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी पर रेगुलेशंस बना दिए। जब डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी के रेगुलेशन बना दिए गए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी कंटेंट बनाता है, अलग अलग तकनीकों को मिलाकर कोई नई चीज़ बनाता है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई लेख बना रहा है या कोई किसी तरीके का सिस्टम बना रहा है, उसके नियम कैसे काम करेंगे, उसके नियम भी चीन ने 2022 में तय कर दिए। और 2023 में चीन की सरकार ने जो जनरेटिव एआई है, जैसे चैट जीपीटी या बार्ट है, जहाँ पर जो आपकी सूचनाओं का जवाब देते हैं, उनके लिए भी व्यापक नियम बना दिए। तो इस तरह से चीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी उपलब्ध हिस्से हैं उन सब के लिए मानक, स्टैंडर्ड और नियम तय कर दिए। अब पश्चिम इस मामले में चीन से काफ़ी पिछड़ गया है। दुनिया में कोई नहीं चाहता कि एआई गवर्नेंस के सारे नियम चीन बना दे और दुनिया की कंपनियां उन्हीं नियमों को पालन करने लगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो चीन के नियमों के तहत उत्पाद बनेंगे और सेवाएं बनेंगी और दुनिया वैसे भी चीन के उत्पादों में स्पाइंग को लेकर, जासूसी को लेकर और तमाम समस्याओं को लेकर परेशान है। अब भविष्य की टेक्नोलॉजी के अगर सारे मानक, सारे स्टैंडर्ड चीन से आने लगे तो दुनिया की कंपनियां वहीं जाकर उत्पाद बनाना शुरू करेंगी। इसलिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करना पड़ा, इसलिए उन्हें आनन फानन में व्हाइट हाउस की तरफ से एक ऑर्डर जारी करना पड़ा। यूरोप और ब्रिटेन इसलिए हिल गए कि ब्लेचली पार्क में एक तत्काल मीटिंग बुलानी पड़ी जिसमें 28 देशों को एक साथ लाने की कोशिश की गई और ये दिखाने की कोशिश की गई कि नहीं, पूरी दुनिया के देश मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए नियम और कानून बनाएंगे। और एक 28 देशों का घोषणा पत्र भी जारी हुआ जिसमें भारत भी शामिल था। सर, अब इस राह में सबसे बड़े रोड़े क्या हैं, वो सवाल क्या हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे हैं ये नियम बनाने में? सबसे बड़ी दुविधा इन नियमों को लेकर यह है, जैसे कि जो ब्लेचली पार्क की मीटिंग थी उसमें जो लोग मौजूद थे जिनसे हमारी बात हो रही थी, वहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या दुनिया की सरकारें वास्तव में एआई को नियंत्रित और रेगुलेट कर पाएंगे, यानी इनसे हो पाएगा क्या, ये संभव है इनके पास? क्योंकि दो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब ब्लेचली पार्क की बैठक से नहीं मिला। घोषणा पत्र तो आया, फोटो हुई, फोटो ऑप हुए, बहुत सारे नेताओं के फोटो आए, तमाम चर्चाएं हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं और खतरों को लेकर, पर जो दो बुनियादी सवाल थे जिनका जवाब किसी ने नहीं दिया वो थे। पहला सवाल ये था
कि अमेरिका ने हालांकि कहा कि वो ब्लेचली पार्क की बैठक के साथ है, लेकिन इससे पहले उसने अपना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी कर दिया। तो इस बैठक में एक तरफ तो ये कहा जा रहा था कि दुनिया के देश मिलकर एक साझा AI नियम और रेगुलेशन बनाएंगे, लेकिन इससे पहले अमेरिका की तरफ से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आ गया और इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से कहा कि AI के नियम बनाते समय अमेरिकन वैल्यूज़ को ध्यान में रखा जाएगा। अमेरिका के जो नियम हैं, लोकतंत्र के जो मूल्य हैं, उन्हें आधार बनाकर ध्यान में रखा जाएगा। इसका मतलब ये कि अमेरिका ये चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो भी नियम या मानक बने वो अमेरिकी नियमों के तहत बने, दुनिया के नियम बाद में, पहले अमेरिका के नियमों के हिसाब से ये बनाया जाए। अब सहमति बनाने की थी कि पूरी दुनिया में एक जैसे कानून बनेंगे, लेकिन अमेरिकन वैल्यूज़ की बात अलग से हो गई, चीन का कानून अलग से बना हुआ है। इसलिए हुआ ये कि ब्लेचली पार्क में एक तरफ ऋषि सुनक पूरी दुनिया के देशों को इस बात के लिए सहमत कर रहे थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक साझा कानून बनाया जाए, दूसरी तरफ उन्होंने ब्रिटेन की तरफ से अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नियम बनाने का ऐलान भी कर दिया। पैरेलली उन्होंने इस बात का भी ऐलान कर दिया। ब्लेचली पार्क की किसी भी बैठक में EU की तरफ से यह नहीं कहा गया कि वो अपना अलग से कानून नहीं बनाएगा, वो इस डिक्लेरेशन के तहत पूरी दुनिया के लिए साझा कानून बनाएगा। इस सम्मेलन में सऊदी अरब और अमीरात भी थे। इन्होंने AI में बड़ा निवेश किया है। भविष्य की AI ताकतों के तौर पर सऊदी अरब और अमीरात को देखा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी निवेश किया है नई तकनीकों में। ये भी अपने नियम बनाना चाहते हैं, हालांकि इनके पास छोटी अर्थव्यवस्थाएं, पर ये भी अपने नियम बनाना चाहते हैं। चीन तो अपने नियम अलग से बना ही चुका है। अब दुविधा कहाँ है? दुविधा ये कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली कंपनियां बहुराष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। उनका एक सर्वर दुनिया के किसी कोने में काम करता है, दूसरा सर्वर किसी तीसरे कोने में काम करता है। वो अलग अलग ज्यूरिडिक्शंस में है, अलग अलग देशों के कानूनों के तहत हैं। कुछ के बेस चाइना में है, कुछ के बेस जापान में है, कुछ के बेस अफ्रीका में है, कुछ के बेस अमेरिका और यूरोप में है। अब मनाया जा रहा है कि 2023 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित जो प्रोडक्ट और सेवाएं हैं उनका बाजार करीब $300 बिलियन के आसपास होगा। ब्लूमबर्ग का एक नंबर में पढ़ रहा था, ब्लूमबर्ग ने बताया है कि 2030 तक जनरेटिव AI में करीब $1.3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। यानी दुनिया का प्रत्येक देश ये चाहेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निवेश उसके यहाँ आए। जैसे कि आज हम सेमीकंडक्टर की होड़ देख रहे हैं कि दुनिया का हर देश चाहता है कि सेमीकंडक्टर कंपनियां उनके यहाँ काम करें आकर, और इसलिए अगर पूरी दुनिया में एक समान नियम नहीं हुए तो फिर कोई नियम नहीं होगा, फिर जहाँ जैसे बनाया जाएगा वैसे बनेगा। दूसरा जो अब पूरी दुनिया में अलग अलग कंपनियों ने अलग अलग जगह अपने बेस स्थापित रखे हैं। जब तक एक कानून नहीं होगा तब तक आप उत्पाद, सेवा, फेक न्यूज़, निजता, इसके नियम अलग अलग एक साथ कैसे तय कर पाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ब्लेचली पार्क की बैठक में भी बात हुई, बाकी जगह भी विशेषज्ञ मान रहे हैं सूचना तकनीक कंपनियों के भीतर शुभम जो चल रहा है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। क्योंकि जब पिछले दो महीने पहले राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन कंपनियों के प्रमुखों को बुलाया था और पूछा था, तब भी बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आई थी कि अंदर हो क्या रहा है किसी को नहीं पता है। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था। माना जा रहा है कि इन कंपनियों के पूरे कामकाज जिस तरीके के हैं और इन्हें जिस तरीके की रियायतें पिछले एक दशक में मिली हैं, उस हिसाब से सरकारों को खुद ही भी पता नहीं है कि कंपनियां इसके भीतर दरअसल है क्या और उनमें किन हिस्से पर कैसे कानून और नियम बनाए जाएंगे। सर, एक अंत में छोटा सा सवाल मेरा यही था कि सरकारें, अगर आप देखें दुनिया भर की सरकारें कितनी तैयार हैं बुनियादी रूप से, या कहिए कितनी सक्षम हैं इस पर काबू करने के लिए? ब्लेचली पार्क की बैठक में यही सबसे बड़ा सवाल था कि AI को जो लोग को करीब से जानते हैं, इसके गहराई को, इसके विस्तार को जानते हैं, उनके दिमाग में सवाल है कि सूचना तकनीक कंपनियां कैसे सॉफ्टवेयर बनाती हैं, कैसे कोड बनाती हैं, किन लोगों से क्या लिखवाती हैं, कैसे सिस्टम बनाती हैं, इसके बारे में कानूनों के तौर पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। और कंपनियों के पास काफ़ी स्वाधीनता भी थी और इसलिए नई तकनीकें विकसित हो सकी। इसलिए उनकी सर्वर की, उनकी प्रयोगशालाओं के भीतर क्या है किसी को कुछ पता नहीं कैसे चल रहा है। और ये दुनिया बहुत कनेक्टेड है और इसमें बहुत सारे सिस्टम अलग अलग देशों में बन रहे हैं। जैसे कि ये चर्चा है कि अमेज़ॉन का जो AWS क्लाउड तक टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया की सबसे सक्षम क्लाउड टेक्नोलॉजी है, वो साउथ अफ्रीका में डेवलप हुई है। ये बताया जा रहा है कि साउथ अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में बनी है। वहाँ अमेरिका के रेगुलेटर्स ही नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पे दूसरे नियम चलते हैं। अब ऐसी हालत में सवाल ये है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमों के ऐसे रेगुलेशन बनाए जा सकेंगे जो पूरी दुनिया के सिस्टम्स को एक साथ अपने नियंत्रण में ले सके। ब्लेचली पार्क में भी बात हो रही थी कि
अगर नियम बना भी दिए जाएं, कानून बना भी दिए जाएं, तो सरकार के नियामकों का अपना तंत्र ही इतना प्रशिक्षित और सक्षम नहीं है कि वो जान सके कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। ऐसा करने के लिए भी उन्हें वही लोग चाहिए होंगे जिन्होंने एआई बनाया है। उन्हें उन्हीं लोगों को अपनी सेवाओं में लेना होगा, उन्हीं लोगों को अपने साथ लाना होगा जो ये बता सकें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स कैसे काम कर रहे हैं। तो इस समय खौफ बहुत ज़्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चारों तरफ, और बेहद पेचीदा जद्दोजहद चल रही। दुनिया के कई देशों से नए नए कानून और नियमों की घोषणाएं आपके सामने बार बार आती रहेंगी। हम आपको फिर याद दिलाते हैं, जब हमने पिछला इकोनॉमिकम किया था तो हमने आपको क्रिस्टोफर नोलन की जो फिल्म थी ओपेनहाइमर, उसका एक संवाद याद दिलाया था जो कि परमाणु तकनीक के बारे में था, जिसमें ओपेनहाइमर ने ये कहा था ना कि दे वोंट फियर इट अंटिल दे अंडरस्टैंड एंड दे वोंट अंडरस्टैंड अंटिल दे यूज़ इट। जब तक वो परमाणु तकनीक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक उसे समझेंगे नहीं, तब तक उसे डरेंगे नहीं, और उन्हें समझने के लिए उसका इस्तेमाल करना होगा। ये बात थोड़े आगे निकल चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जो दुनिया की बैठकों से, कानूनों से जो चीज़ शन करा रही हैं कि परमाणु तकनीक तो ये था कि जो जब तक लोग इसे समझेंगे नहीं तब तक इससे डरेंगे नहीं, और जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। यहाँ अब थोड़े आगे की बात है, यह मामला ज़्यादा गंभीर है। सरकारें इसे समझ भी गई हैं, इससे डर भी रही हैं, इसका इस्तेमाल भी देख रही हैं। तीनों काम हो गए हैं 1 साल के भीतर। इसको समझ में भी आ गया है कि क्या है, इसका असर भी हमने युद्धों में इस्तेमाल के तौर पर, डीफेक के तौर पर देख लिया है। लेकिन सरकारें समझ नहीं पा रही हैं कि इसे रोकेंगी कैसे, इसे रोका कैसे जाएगा। परमाणु तकनीकों के इस्तेमाल के तो बेहद सख्त नियम बना दिए गए, पर यह कुछ ऐसी तकनीक है जो रोज़ अपने आप खुद को विकसित कर रही है, इसे कैसे रोका जाएगा। लेकिन हम मनी 9 में और इकोनॉमिकम में इस पर निगाह बनाए रखेंगे। अगले किसी भी नए बदलाव के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या हो रहा है, हम आपके पास उसकी जानकारी लेकर ज़रूर आएंगे। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 एपिसोड हो गए हमारे। पहले में हमने पूरे खौफ के बारे में बताया, दूसरा इसको काबू करने के लिए चल क्या रहा है ये बताया। अब बारी आपके सवाल जवाबों की। पहला सवाल सर आदित्य जी का है, वो ये कह रहे हैं Tier 2 Tier 3 शहरों से म्यूचुअल फंड में तेजी से निवेश आ रहा है, क्या ये मजबूत वित्तीय स्थिति मध्यम वर्ग की इसका संकेत माना जाए? अब Tier 2 और Tier 3 शहरों से पहले से भी डीमैट अकाउंट्स का नंबर भी अच्छा था और म्यूचुअल फंड का निवेश भी अच्छा था। लेकिन अगर आपने पिछली बार का इकोनॉमिकम देखा होगा, चूँकि जो मनी 9 के सुपर ऐप पर था और यूट्यूब पर बाद में आता है, तो हमने आपको उसको बताया था कि बीते 2-1 सालों में Tier 2 Tier 3 शहरों के पूरे कंजम्पशन पैटर्न में किस तरीके का बदलाव आया। अभी इन शहरों में एक क्लास ऐसा है जिसके पास पैसा है, और वो छोटा सा ही क्लास है, और वो क्लास म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहा है, और इसलिए हम म्यूचुअल फंड में निवेश लगातार बढ़ता देख रहे हैं। पर अगर आप बड़ी तस्वीर देखें भारत के टोटल फाइनेंशियल सेविंग्स में, तो म्यूचुअल फंड का हिस्सा बेहद सीमित है। 3 ही करोड़ के आसपास लोग हैं SIP होल्डर हैं। तो अगर भारत की पूरी आबादी देखें तो आपको दिखाई देगा कि भारत में कार रखने वालों से कम म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोग हैं। भारत में जितने लोग क्रिप्टो में, लॉटरी में और ऑनलाइन गेम्स में पैसा लगाते हैं, उससे कहीं कम लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। बिल्कुल। अगला सवाल विष्णु जी का है, वो कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान ये जो राजनीतिक दल सब्सिडी देते हैं, इनसे क्या अर्थव्यवस्था में, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई मांग या खपत बढ़ती है? बहस का विषय है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकारों की सब्सिडी डिमांड में कोई बढ़ोतरी करती है कि नहीं, क्योंकि इसके बहुत स्पष्ट आधार नहीं दिखाई देते हैं। जैसे अगर आप एक ताज़ा उदाहरण देखें, पिछले 3 साल 4 साल के अंदर सरकार ने किसान सम्मान निधि जारी की, ग्रामीण इलाकों में किसानों को पैसा पहुंचाया गया, एक बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी संख्या में किसानों के पास पैसा पहुंचा। लेकिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती नहीं दिखाई दी, आय बढ़ती नहीं दिखाई दी, वेजेस बढ़ते नहीं दिखाई दिए। तो कई मामलों में सब्सिडी आधारित स्कीमें समाज के सबसे निचले तबके के पास, जिसके पास कोई साधन संसाधन नहीं है, उससे उसकी जीविका की मदद तो कर सकती हैं, पर जहाँ डिमांड की बात करते हैं, जहाँ उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की बात करते हैं, वहाँ सरकारें उसे सपोर्ट नहीं कर सकती। सरकारें सर्वाइवल तो सपोर्ट कर सकती, पर ग्रोथ उनकी ज़िंदगी की कैसे सपोर्ट करेंगी? जब तक उनके पास बेहतर रोजगार नहीं होगा, काम करने की सुविधा नहीं होगी, उनकी आय नहीं बढ़ेगी, तब तक वो खपत और डिमांड में बढ़ोतरी नहीं होती। तात्कालिक तौर पर आज से 2-3 साल पहले तक आंकड़ों में माना जाता था कि सरकार DBT में पैसा डालती है, सब्सिडी में पैसा डालती है, तो उससे डिमांड बढ़ती है, पर उसका सीधा कोई कोरिलेशन स्पष्ट होता नहीं दिखाई देता। अभी भी ज़्यादा बड़ा असर ये दिखाई देता है कि सरकार का सब्सिडी का बिल बढ़ता चला जाता है। अब जैसे फूड सब्सिडी के ऊपर सरकार सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करती है, पर फूड सब्सिडी जिन लोगों को दी जा रही है, उनसे आप केवल फूड की ही जरूरतें पूरी होती देख सकते हैं। उनसे आप ये तो नहीं उम्मीद कर सकते कि वो बाजार में जाकर कपड़ा खरीदेंगे, FMCG खरीदेंगे, डिमांड में बढ़ोतरी करेंगे। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं सर, इनकम की बात में क्या है खास? अब त्योहारों का मौसम खत्म हो गया, समवत ट्रेडिंग खत्म हो गई, शेयर बाजार अपने तरीके से उतार चढ़ाव कर में है, और साल भी खत्म होने के करीब है। यानी अगले
3 महीने 4 महीने बाद नए वित्त वर्ष की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। म्यूचुअल फंड को नए सिरे से देखने का वक्त है। पूरा 1 साल बीत गया, म्यूचुअल फंड में आपको नुकसान हुए, फ़ायदे हुए, नए आंकड़े आए, रिकॉर्ड SIPs हो रही हैं। इस बार का म्यूचुअल फंड सेंट्रल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस बार के म्यूचुअल फंड सेंट्रल में हम आपको बताएंगे कि साल के अंत में म्यूचुअल फंड में आप कहाँ खड़े हैं और अब अगले 1 साल का, अगले 6 महीने का क्या परिदृश्य है म्यूचुअल फंड्स को लेकर, वहाँ उसमें कैसे निवेश करना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी है कि बीते 1 साल में म्यूचुअल फंड को लेकर नियमों में भी काफ़ी बदलाव हुआ है। सेबी ने कई तरीके के नियम बदले हैं, म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने एक्सपोजर्स में चेंज किया है, उनके वेटेजेस बदले। ये सारी प्रक्रिया साल के अंत में आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आप देख सकें कि आपके पास म्यूचुअल फंड जो है वो सही है क्या, आपके पास सही निवेश है कि नहीं। इस बार का म्यूचुअल फंड सेंट्रल ज़रूर देखिए। चलिए, और आप सबसे अंतिम पड़ाव, सबसे ज़रूरी पड़ाव भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अंशुमान जी जो किताब बताते हैं या जो वेब सीरीज़ बताते हैं वो बहुत रोचक होती है। सर, इस बार क्या है इस खाने में? एक नई वेब सीरीज़ आई है। अगर आप लोग अमेरिकन FBI और माफिया के कामकाज से जुड़ी हुई स्टोरीज़ में दिलचस्पी रखते हैं कि उसमें कानून और बहुत रोमांचक जानकारियाँ होती हैं और उसके साथ एक कल्चर भी पता चलता है, तो गेट गोटी करके एक सीरीज़ है और ये बनी है जो अमेरिका का बहुत फेमस इन्फ्लुएंस माफिया था जिसका नाम था जॉन गोती के ऊपर काफ़ी चर्चाएं, काफ़ी उपन्यास भी हैं और इसने 20th सेंचुरी की शुरुआत में न्यूयॉर्क सिटी के माफिया वर्ल्ड पर कब्जा किया था। इसे कैसे FBI ने कब्जे में किया और इसे कैसे ख़त्म किया और इसके बाद कानूनों में बड़े बदलाव हुए, इस पर नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है। अगर आपके पास समय हो और थोड़ी बहुत छुट्टियां बची हुई हो तो इसे देखिए। चलिए, तो ये था हमारा इस हफ्ते का इकोनॉमिकम। पूरी उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने सुझाव, सवाल ज़रूर भेजिए। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं इसी समय। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।